अच्छा, तो लास्ट क्लास तक हम लोग जो है वो मोस्टली ये चैप्टर पढ़ लिए थे। तो अगर थोड़ा समराइज करें, थोड़ा रिवाइज करें कि क्या क्या पढ़े थे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे बेसिक बेसिक चीज़ें कि करंट क्या होता है, चार्ज से उसका क्या रिलेशन है। फिर हम पढ़े थे कि अगर एक कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया जाए, है ना, फील्ड लगा दी जाए तो फिर क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भागते हैं, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, उसके रिलेशंस पढ़े थे। ठीक है, फिर हम पढ़े थे अपना ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, उसमें सीरीज पैरेलल, फिर उस पर बहुत सारे सवाल किए थे, सिमिट्री सर्किट्स, किसी ब्रांच में करंट पूछा है तो वो कैसे निकालना है। डायरेक्टली अगर पता चल जा रहा है सीरीज पैरेलल है तो हम आराम से कर सकते हैं, अगर पता नहीं चल पा रहा है तो बहुत सारी ट्रिक्स हमने देखी थी, सिमिट्री होगी तो ऐसी सिमिट्री होगी तो ऐसे सोल्व करेंगे वो सब। ठीक है, तो अब मेनली जो मेरा चैप्टर बचता है वो अब 3 टॉपिक बचते हैं। एक आज हो जाएगा, दैट इज थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इसमें बल्ब वगैरह सब कुछ आएगा, ये आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसी में आपका हीट वगैरह का भी यूज होता है, वो अभी क्योंकि हमने नहीं पढ़ा है तो वो क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। जो जब हीट पढ़ेंगे तो उसी में मैं करंट वाले क्वेश्चन एक साथ मिक्स करा के मैं करा दूंगा। और सेकंड इसके बाद आएगा आपका मेजरिंग डिवाइसेस। ठीक है, मेजरिंग डिवाइसेस में मेनली हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर, ठीक, वोल्ट मीटर और एमीटर। उसी में हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर और गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर। वो क्यों कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ये हो गया सेकंड टॉपिक। थर्ड जो इसके बाद आता है लास्ट, वो है हमारा पोटेंशियोमीटर, शायद मैंने ये सब बताया भी था, और मीटर ब्रिज। ठीक है, ये जो तीनों टॉपिक बचे अभी हमारे इस चैप्टर में, ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इनसे मिला के एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा फाइनल में। ठीक है, और मेनली पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज से पूछता ही है वो एक क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो तीनों में से किसी से भी आ सकता है, तो तीनों के तीन इंपॉर्टेंट है और 3 लेक्चर लगेगा इनको करने में। ठीक है, तो मतलब आज ट्यूसडे और वेडनेसडे, वेडनेसडे तक कंप्लीट हो जाएगा, थर्सडे को कुछ क्वेश्चंस करके फ्राइडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसका। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, दैट इज थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें कुछ फॉर्मूले आएंगे, वो सब फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है, चलो देखो, तो हेडिंग डालो थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले जूल्स हीटिंग इफेक्ट, शायद ये आप 9th-10th में पढ़ के आए होगे, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी आप एक आइडियल बैटरी लेते हैं, ठीक है, थोड़ा मैं रिवाइज करा तो शायद मैंने बताया भी है, बताता हूं मैं क्या होता है, याद करना, याद करने की कोशिश करना कि जब भी आप एक आइडियल बैटरी लेते हैं, मतलब उसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप एक चीज नोटिस करते हैं कि उस आइडियल बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो उसके ईएमएफ के इक्वल होता है। याद है कि नहीं? मान लो अगर बैटरी का ईएमएफ ई है तो आप क्या बोलोगे, उस बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी ई होगा। याद है? अब मान लो कोई क्यू चार्ज आपका आया, ठीक है, बना के मैं दिखाता हूं, वैसे मैंने अच्छे से बता भी रखा है। सपोज ये ई वोल्ट की बैटरी है, ये 0, ये आपका ई, और ये आपका एक्सटर्नल रजिस्टर कैपिटल आर। ठीक, चलो अब ध्यान से देखो, सपोज कि एक क्यू चार्ज आपका आया, तो जब वो क्यू चार्ज आया तो क्या यहां पे उसकी एनर्जी 0 थी? क्या जब यहां पे पहुंचा उसकी एनर्जी हो गई Q इंटू ई? ये अच्छे से मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो 0 से QE एनर्जी उसकी कैसे हुई? वो एनर्जी उसको किसने दी? वो एनर्जी उसको दी बैटरी ने। मतलब बैटरी यहां पे किसका काम कर रही है? सोर्स का, विच इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू द चार्ज। एंड हाउ मच एनर्जी? QE अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो इन दिस केस योर बैटरी इज एक्टिंग एज अ सोर्स, ठीक है, एंड इट इज डिस्चार्जिंग एंड गिविंग एन एनर्जी QE टू द चार्ज। अब ये चार्ज क्या करेगा? ये चार्ज ये QE एनर्जी लेके यहां गया, ठीक, क्योंकि यहां का भी पोटेंशियल आपका कितना है? E, यहां का कितना होगा? 0। ये सब कहानी मैंने पहले या दूसरे लेक्चर में भी बताई थी, तो अब ध्यान से सुनो। अब जैसे ही बैटरी ने इसको QE एनर्जी दी तो वो QE एनर्जी लेके वो
रजिस्टर के पास गया और जैसे ही वो रजिस्टर से निकला वहां पे जाके फिर से उसकी एनर्जी क्या होगी आपकी 0। ठीक, तो वो एनर्जी वो किसको देके आ गया, वो एनर्जी वो वापस किसको देके आ गया, रजिस्टर को। और फाइनली जब बाहर निकला फिर से उसकी एनर्जी 0, फिर से वो बैटरी के पास गया, बैटरी ने फिर उसको एनर्जी दी और फिर वो कहां गया आपका, रजिस्टर के पास गया, फिर रजिस्टर को एनर्जी दी और वापस बैटरी के पास आया। ये लगातार आपका चलता जाता है। ठीक, तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट आपका क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। क्यूई एनर्जी जो ये चार्ज क्यू लेके आया था वाइल एंटरिंग द रजिस्टर, ठीक है, इसकी एनर्जी कितनी थी क्यूई, एंड आफ्टर एग्जिटिंग फ्रॉम द रजिस्टर इसकी एनर्जी कितनी हो गई आपकी 0। ठीक, तो इसकी एनर्जी जब 0 हुई तो एक क्यूई एनर्जी कौन खा गया आपका बीच में, ये रजिस्टर खा गया। तो जूल्स हीट इफेक्ट क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। जूल्स हीटिंग इफेक्ट बोलता है कि जब भी किसी रजिस्टर से कोई करंट पास करता है, ठीक है, और करंट क्या होता है सबको पता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में जो चार्ज पास किया दैट इज योर करंट। तो जब भी किसी रजिस्टर से कोई करंट पास करता है, ठीक, तो वो रजिस्टर जो है वो हॉट होने लगता है, गर्म होने लगता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, और उसमें जो है वो हीट डिसिपेट होती है, दैट इज कॉल्ड जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, और ये हीट डिसिपेट कैसे हुई, ये जो चार्ज एनर्जी लेके आया था, तो जब ये चार्ज इसके थ्रू जा रहा था, कंडक्टर के थ्रू, तो कोलिजन्स की वजह से ये जो एनर्जी थी ये आपकी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई हीट की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड योर जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो बेसिकली व्हाट द जूल्स हीटिंग इफेक्ट स्टेट्स, it states that whenever a charge I passes through a conductor, whenever a charge I passes through a conductor, it loses its energy in the form of heat due to collisions। ठीक है, क्यों, सबको पता है कि जब भी आप एक कंडक्टर के क्रॉस फील्ड अप्लाई करते हैं तो आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर उधर भागते हैं, जिसकी वजह से करंट कंस्टिट्यूट होता है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला याद करो। तो जब भी आप किसी कंडक्टर के क्रॉस एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं और जिसकी वजह से करंट कंस्टिट्यूट होता है। ठीक है, तो जब इसका उल्टा भी मैं बोल सकता हूं कि जब भी कंडक्टर से आई करंट फ्लो करता है तो आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कोलिजन करते हैं आसपास के इलेक्ट्रॉन से, आयन से, जो लैटिस में है आपके। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो एनर्जी है इस चार्ज की वो आपकी ट्रांसफॉर्म होती है हीट की फॉर्म में। कितनी होती है वो आगे देखेंगे। दैट इज योर जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो हेडिंग डाल के नीचे लिखो, अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट, whenever a current I is passed through a conductor या resistor, then its energy is transformed in the form of heat। ठीक है, या some part of its kinetic energy is transferred या transformed in the form of heat। ठीक है, due to the collisions taking place inside the conductor। ठीक है, दिस इज नोन एज जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, सुनो अब ध्यान से। सपोज मेरे पास एक आइडियल बैटरी है जिसकी ईएमएफ ई है, तो यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल ई। अब यहां से कुछ रिजल्ट्स आएंगे जो आपको डायरेक्ट यूज करने हैं न्यूमेरिकल्स में, पर कैसे और कब यूज करने हैं वो ध्यान से समझना। ठीक है, तो मान लो एक क्यू चार्ज यहां से यहां तक गया टी टाइम में। कितने टाइम में, टी। तो कितना करंट आपका फ्लो हुआ बोलो, ये आई करंट कितना बोल सकते हो, दिस आई विल बी चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ऑब्वियस सी बात है, और ये आप 9th 10th में भी पढ़े होगे। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा देखो ध्यान से। तो बैटरी ने कितनी एनर्जी सप्लाई की, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, बोलो क्यू चार्ज कितनी एनर्जी लेके आया था 0, कितनी एनर्जी लेके बाहर निकला, क्यू इंटू ई, यहां पे एनर्जी क्यू ही हो जाएगी ना। तो बैटरी ने कितनी एनर्जी सप्लाई की, क्यू इंटू ई। देखो यहां तक समझ में आ रहा है, तो मैं यहां लिख भी देता हूं, जब यहां पे पहुंचा वो उसकी एनर्जी थी क्यू ई, और जब यहां पे था उसकी एनर्जी 0। तो ये एनर्जी दी किसने, बैटरी, बिकॉज बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ना कि चार्ज, ये मैंने बहुत बार बोला है। ठीक, तो बैटरी ने कितनी एनर्जी सप्लाई की चार्ज को, दैट इज क्यू इंटू ई। ई उसकी क्या है, ईएमएफ। वी भी लिख सकते हो, बहुत बुक में भी लिखा है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अच्छा तो पावर कितनी सप्लाई की इस बैटरी ने, पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, दैट विल बी एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी पर यूनिट टाइम, यही तो होता है।
तो एनर्जी कितनी सप्लाई की, दैट इज Q इंटू ई डिवाइडेड बाई टी, एंड Q इंटू टी इज योर I, दैट इज I इंटू ई। तो ये रिजल्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, दैट इज पावर सप्लाइड बाय अ बैटरी इज इक्वल टू E इंटू I, वेयर E इज EMF ऑफ द बैटरी, I इज करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। तो जब भी एक बैटरी से I करंट फ्लो करता है, ठीक, और EMF की अगर वो बैटरी है तो बैटरी ने कितनी पावर सप्लाई की, बैटरी ने पावर सप्लाई की E इंटू I। इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनना, इसका मतलब सीधा सीधा कुछ ऐसा है, सपोज ये 10 वोल्ट की बैटरी, इसमें ये करंट एंटर कर रहा है 4 एम्पियर, तो कितना पावर ये सप्लाई करेगा, दैट इज 40 वैट। यूनिट पता है ना सबको, पता ही होगा, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो E इंटू आई इज द पावर सप्लाइड बाय दिस बैटरी 40 वैट। इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनना, इसका मतलब है कि ये जो गिवन बैटरी है, दिस बैटरी इज सप्लाइंग 40 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये बैटरी 40 जूल एनर्जी आपकी सप्लाई कर रही है, ठीक है। 40 जूल एनर्जी किसको दे रही है, उस चार्ज को दे रही है। समझ में आ गया। सो पावर ऑफ अ बैटरी इज डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू द चार्ज पर यूनिट टाइम। 1 सेकेंड में जो एनर्जी सप्लाई बैटरी करती है चार्ज को, दैट इज कॉल्ड द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। तो सीधा रिजल्ट ये यूज होगा आपका न्यूमेरिकल्स में, बहुत बार इसके न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं, नीट मेंस एडवांस सब में, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है, वेन एवर यू आर गिवन अ बैटरी ऑफ EMF एंड अ करंट I इज फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है, देन द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी इज इक्वल टू E इंटू I, ठीक है यहां तक। अगर उल्टा हुआ, उल्टा मतलब कुछ ऐसा, ये EMF है और करंट I ऐसा आ रहा है, देखो क्या दोनों में डिफरेंस है कि नहीं। हाँ, यहां पे बैटरी आपकी क्या हो रही है, डिस्चार्ज, ये हमेशा याद रखना, बताया था मैंने डिटेल में। और यहां पे आपकी बैटरी क्या हो रही है, चार्ज्ड, बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड, ठीक है। तब पावर कितनी होगी, तब पावर जो है वो एब्जॉर्ब करेगी बैटरी। सो पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द बैटरी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू E इंटू आई। रिजल्ट वही है, बस इस बार पावर बैटरी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। तो सपोज अगर किसी बैटरी की EMF 10 वोल्ट है और 4 एम्पियर करंट उसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करके नेगेटिव से निकल रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे कि 1 सेकंड में 40 जूल एनर्जी इस बैटरी को सप्लाई की जा रही है, क्योंकि इस केस में उल्टा होता है, चार्ज एनर्जी लेके आता है और कम एनर्जी लेके बाहर निकलता है, तो एनर्जी देता किसको है, बैटरी को। तो वही फंडा यहां पे, ठीक। तो दोनों फॉर्मूला एक ही हैं, पर देखो बैटरी चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज। इफ द बैटरी इज बीइंग डिस्चार्ज, देन द एनर्जी इज सप्लाइड बाय द बैटरी, एंड इफ बैटरी इज बीइंग चार्ज, देन द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बैटरी, ठीक है। होगी कितनी दोनों केस में, दैट विल बी E इंटू आई, वेयर E इज EMF एंड I इज द करंट फ्लो, ठीक है। कैसे यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में वो आगे देखेंगे। समझ में आ गया यहां तक, चलो अब आगे देखो, जूल हीटिंग इफेक्ट पे आगे वापिस आते हैं। तो सपोज ये मेरे पास एक आइडियल बैटरी थी EMF की, और एंड दिस इज योर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, ठीक। कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है, I, ठीक। तो जूल हीटिंग इफेक्ट क्या बोलता है कि जब भी किसी रजिस्टर से I करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो उस रजिस्टर में हीट डिसिपेट होती है, दैट इज योर जूल्स हीटिंग इफेक्ट। वही मैंने अभी अच्छे से समझाया था लेक्चर के स्टार्टिंग में। क्यों डिसिपेट होती है, क्योंकि जो चार्ज एनर्जी लेके आता है, ठीक है, वो एनर्जी जो है वो आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाती है हीट की फॉर्म में, ड्यू टू द कोलिजन्स हैपनिंग इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अभी हम वही निकालना चाहते हैं कि जब भी किसी रजिस्टर से I करंट फ्लो करता है तो वो रजिस्टर कितना पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। और फिर पावर कंज्यूम करने के बाद हम निकालेंगे कि हीट कितनी डिसिपेट होती है, ठीक। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, इस केस में जब आपकी बैटरी आइडियल है, अभी हम एक और केस पढ़ेंगे, आधे लोग सोच सकते हैं, जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो आधे लोग कुछ और सोच सकते हैं, तो उनका भी वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी इस केस की हम बात कर रहे हैं, जब व्हेन योर बैटरी इज आइडियल। तो जब आइडियल बैटरी है, तो सपोज ये आपका 0 है, तो ये आप कितना लिखते हैं, E, क्योंकि आइडियल बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के EMF के इक्वल होता है। ये E तो ये भी आपका E, ये 0 तो ये भी आपका 0। अब पुरानी चीजें याद करो,
अगर चार्ज की एनर्जी यहां 0 है, यहां कितनी QE, तो QE किसने एनर्जी दी? ऑब्वियसली बैटरी ने। और यहां पे कितनी लेके आया? QE, और निकलने के बाद यहां कितनी हो गई? 0। तो QE से 0, तो एक QE एनर्जी किसको दे दी? रजिस्टर को। ठीक, तो अगर आपकी बैटरी ने पावर सप्लाई की EI, आइडियल बैटरी ने, तो रजिस्टर ने भी कितनी कंज्यूम की? EI। सो पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर जो पावर कंज्यूम करता है वो भी आपकी कितनी होगी? E इंटू आई, वेर E इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। ठीक है, E क्या है? ध्यान से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। क्या मैं उसको लिख सकता हूं I इंटू आर? सही है, E इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। सही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ओम्स लॉ से? आई करंट अगर उससे फ्लो कर रहा है तो आई इंटू आर, बिल्कुल सिंपल। तो पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर दैट विल बी आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो बेसिकली कभी भी आपसे पूछे कि रजिस्टर ने कितना पावर कंज्यूम किया, दैट विल बी आई स्क्वायर आर, इक्वेशन 1। क्या आई को आप लिख सकते हैं वी बाय आर, वेर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो उससे एक और फॉर्मूला आएगा वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, और लास्ट फॉर्मूला V इंटू आई। ये तीनों के तीनों फॉर्मूला सही हैं पावर के, तो तीनों के तीनों आपको आने चाहिए। कोई एक याद कर लो, उसी से आप बाकी दोनों फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक, तो सिंपल सा फंडा क्या है कि जब भी एक रजिस्टर से I करंट फ्लो करेगा तो वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा? तो पावर कंज्यूम्ड विल बी आई स्क्वायर आर। यही सब काम आएगा जब हम बल्ब वाली प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, कि जब हम सर्किट में बल्ब लगाएंगे वो सब, तो कितना पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, वो सब आगे देखेंगे थोड़ी देर बाद, पर फॉर्मूले यही यूज होंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है कि इफ यू हैव अ रेजिस्टेंस कैपिटल आर एंड अ करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू इट, देन द पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। ठीक है, और I की फॉर्म में अगर आपको चाहिए देन इट विल बी आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, अच्छा कब आई स्क्वायर आर यूज करना है, कब वी स्क्वायर बाय आर? आधे लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, आई स्क्वायर आर कब यूज करना है, वी स्क्वायर बाय आर? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में बच्चे कोई किससे करता है कोई किससे, तो उनके आंसर अलग अलग आते हैं। तो मैं एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। आपको आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाय आर में से वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें या तो आई अगर कांस्टेंट है तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे, और अगर आपका वी कांस्टेंट है तो सेकंड इक्वेशन यूज करोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 3 रजिस्टर्स है, तीनों सीरीज में है। ठीक, तीनों के रेजिस्टेंसेस आपको पता है। ठीक, सपोज आपको बोल दे अब बताओ कि पावर कौन सबसे ज्यादा कंज्यूम करेगा तीनों में, तो ऑब्वियसली आप क्या लगाने वाले हो? आई स्क्वायर आर लगाओगे कि वी स्क्वायर बाय आर? ऑब्वियसली आई स्क्वायर आर। क्यों? क्योंकि तीनों सीरीज में है, तो आई थ्रू ऑल ऑफ देम विल बी सेम। तो अगर आई सेम, ठीक, तो आर के रेशो से आप पावर का रेशो निकाल सकते हो, तो जिसका आर सबसे बड़ा पावर कंज्यूम वो सबसे ज्यादा करेगा। समझ रहे हो? और सपोज अगर 3 रेजिस्टेंसेस को आपने पैरेलल में लगा दिया, तब पूछ रहा है कि कौन पावर सबसे ज्यादा कंज्यूम करेगा, तब यूज कर दो वी स्क्वायर बाय आर वाला फॉर्मूला। ठीक है, V क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, और पैरेलल में है तो सबके लिए V क्या हो जाएगा? सेम। ठीक, तब आज जिसका सबसे छोटा वो पावर सबसे ज्यादा कंज्यूम करेगा। ये अभी धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी की जो डिस्कशन हमने की उसका सीधा सीधा मतलब क्या है, कुछ ये सपोज ये अगर R रजिस्टर है, ठीक है, एक रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, सो पावर कंज्यूम्ड बाय दिस विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। दूसरा फॉर्मूला V स्क्वायर बाय आर। ठीक, तीसरा फॉर्मूला V इंटू आई। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके सही। ठीक है, अरे बोलो, चलो अब ध्यान से सुनो, चलो 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 अब आगे देखो। अब इसी में मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूं कुछ बच्चों का, उन्होंने अभी सोच लिया होगा कि हां अगर ऐसा नहीं हुआ तो तब तो मेरा आंसर गलत आएगा। मैं बताता हूं वो क्या सोच रहे होंगे अभी थोड़ी देर के बाद। देखो सपोज ये कैपिटल आर है, ये आपकी आइडियल बैटरी है जिसकी ईएमएफ है ई। तो इस केस में मैं 2 चीजें लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। पावर सप्लाइड बाय बैटरी, बैटरी ने जो पावर सप्लाई की वो कितनी होगी? दैट विल बी ई इंटू आई, अगर ये आई है। ठीक,
और इस केस में रजिस्टर जो कंज्यूम करेगा, पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर, वो भी कितना होगा आपका, वो भी E इंटू आई होगा। ठीक है, मतलब को पावर कहीं लॉस ही नहीं हो रही, जितनी बैटरी ने सप्लाई की उतनी ही रजिस्टर ने कंज्यूम की। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर ये बैटरी आइडियल नहीं है, रियल बैटरी है आपकी, रियल बैटरी मतलब पता है ना, मतलब उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। ठीक, जैसे ये कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये बैटरी जिसकी एमएफ ई और इंटरनल मान लो स्मॉल आर। ठीक, अब वापिस से दोनों क्वेश्चन मुझे बताओ ध्यान से सोच के, पावर सप्लाइड बाय बैटरी कितनी होगी और पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर कितना होगा? क्या इस केस में दोनों सेम, मतलब वो भी ई आई वो भी ई आई, या अलग अलग आएंगे, और कौन ज्यादा कौन कम? ठीक है, आधों के मन में ये डाउट होगा कि क्या सर हर बार अगर बैटरी ई आई पावर सप्लाई करती है तो क्या हर बार रजिस्टर ई आई कंज्यूम करता है? नहीं, अलग भी हो सकता है, वो मैंने आइडियल के केस में आपको बताया था। ठीक है, तो इस केस में मुझे बताओ, सपोज ये आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, चलो बोलो, पहला पावर सप्लाइड बाय बैटरी कितनी होगी? पावर सप्लाइड बाय बैटरी विल बी, बोलो, E इंटू आई। ठीक, पावर कंज्यूम्ड, जल्दी बताओ इस केस में पावर कंज्यूम्ड बाय बैटरी कितनी होगी? बोलो, पावर कंज्यूम्ड बाय बैटरी कितनी होगी? दैट विल बी इक्वल टू V इंटू आई, वेर V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। क्या वो इस केस में E के इक्वल होगा या अलग होगा? बिल्कुल E से अलग होगा। उस केस में E के इक्वल था, तो उस केस में पावर सप्लाइड और पावर कंज्यूम्ड दोनों सेम आ रही थी, पर क्या इस केस में सेम आएगी? नहीं, पावर सप्लाइड बाय बैटरी दैट विल बी E इंटू आई, पावर कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर, सॉरी बैटरी नहीं, पावर कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर वो कितनी होगी? दैट विल बी वी आई। फॉर्मूला वही है आपका, V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। अरे है, कितना आएगा रजिस्टर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस? बोलो, क्या जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही रजिस्टर के क्रॉस, इसके क्रॉस मतलब बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस। और अगर आपने एक दो लेक्चर पहले वाला अच्छे से सुना होगा तो मैंने बताया था, जब भी आई करंट जो है, मतलब जब भी बैटरी डिस्चार्ज होती है, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज इक्वल टू E माइनस आई आर, बराबर। तो कितना हो जाएगा? V E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। ठीक, इंटू आई, तो कितना हो जाएगा? E आई माइनस आई स्क्वायर आर। तो बैटरी ने पावर कितनी सप्लाई की? E आई। रजिस्टर ने कितनी कंज्यूम की? E आई माइनस आई स्क्वायर आर। तो क्या पूरी की पूरी कंज्यूम की? नहीं, थोड़ी सी कम की। ठीक है, दैट इज लेस देन E इंटू आई। तो पावर का डिफरेंस क्या आएगा? ये कौन खा गया आपका? ये खा गया आपका ये इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मतलब सीधा सीधा क्या है, अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं तो जितनी पावर आपकी बैटरी सप्लाई करेगी उतनी ही पावर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कंज्यूम करेगा। ठीक है, पर दोनों फॉर्मूले अलग अलग है। पावर सप्लाइड बाय बैटरी इज E इंटू आई, वेयर E इज EMF ऑफ द बैटरी, I इज करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। ठीक है, और पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस दैट विल बी V स्क्वायर बाय R, या V इंटू आई या आई स्क्वायर आर, जो आपका मन करे। तीनों के तीनों फॉर्मूले सही हैं। ठीक है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पे अलग अलग फॉर्मूले यूज होंगे, वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, कब आई स्क्वायर आर कब V स्क्वायर बाय आर, वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। पर V क्या है? V इज नॉट इक्वल टू E, ये ध्यान दो, समझ रहे हो? दिस V इज नॉट इक्वल टू E, इसलिए मैंने यहां पे स्पेशली V लिखा है, नहीं तो मैं E स्क्वायर बाय आर भी लिख सकता था। ठीक है, सो V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ठीक है, ये E के इक्वल हो भी सकता है, ये E के इक्वल नहीं भी हो सकता। अभी मैं एग्जांपल से एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि हां, कि बैटरी जितना पावर सप्लाई कर रही है उतना रजिस्टर कंज्यूम करे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ लॉस भी हो सकता है, और वो लॉस किसकी वजह से होगा? ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। बैटरी का जितना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा पावर लॉस होगा, मतलब पावर जो बैटरी सप्लाई करेगी उसका कुछ ही पार्ट जो है वो कंज्यूम कर पाएगा आपका रजिस्टर, बचा हुआ लॉस हो जाएगा ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो फेवरेबल कौन सी है आपकी, मतलब सबसे ज्यादा मोस्ट सुटेबल कौन सी है? वो बैटरी जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एक्सटर्नल रजिस्टर ज्यादा से ज्यादा पावर कंज्यूम करे, समझ में आ रहा है, तब आप एक ऐसी बैटरी लेना प्रेफर करोगे जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, ताकि पावर का लॉस
मिनिमाइज कर सको। ये समझ में आ गया सबको? तो आधे के मन में डाउट होगा कि सर हर बार जितनी बैटरी पावर सप्लाई करेगी उतना ही रजिस्टर कंज्यूम करेगा। नहीं, वो तभी होगा व्हेन योर बैटरी इज आइडियल। समझ में आ गया? चलो, कोई डाउट? तो अगर ईएमएफ की बैटरी है, आई करंट सप्लाई कर रही है, तो पावर कितना सप्लाई कर रही है? EI। और आई करंट अगर एंटर कर रहा है तो पावर कितना कंज्यूम कर रही है? दैट इज EI। वो बहुत रेयरली यूज होगा, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो ये होगा आपका। ठीक। दूसरा केस, दूसरी चीज मतलब अगर आपके पास कोई आर रेजिस्टेंस का रजिस्टर है और उससे आई करंट फ्लो कर रहा है, या उसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है, करंट पता है या पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा वो आप निकाल सकते हैं। तो वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा? दैट विल बी इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, या I स्क्वायर R, या V इंटू आई। ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैटरी जितनी पावर सप्लाई कर रही है उतना ही वो कंज्यूम कर रहा है, बिल्कुल नहीं। समझ पा रहे हो? चलो, अब आगे देखो हीट। ठीक है, पावर की बात हो गई है, अब हीट। ठीक, तो अभी तक हमने क्या देखा? सपोज ये A है, ये रेजिस्टेंस है, ये B है, और टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो मतलब V इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। कितना करंट फ्लो कर रहा है? I। तो कितना पावर ये कंज्यूम करेगा? दैट विल बी I स्क्वायर R, या V स्क्वायर बाय R, या VI। ठीक, अब ध्यान से सुनो। तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी इसमें? दिस पावर, ये जो पावर है ये क्या है? क्या एक्चुअल में है? दिस इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर। क्या मैं इसको लिख सकता हूं द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर पर यूनिट टाइम? ऑब्वियसली पावर इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम, सो दिस पावर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और यही एनर्जी किसकी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुई? आपकी हीट की फॉर्म में। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि हीट प्रोड्यूस्ड बाय द रजिस्टर तो पावर हीट बाय टाइम, तो हीट कितना हो जाएगा आपका? I स्क्वायर R इंटू टी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा है कि 5 सेकंड में बताओ कितनी हीट प्रोड्यूस होगी रजिस्टर से, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? दैट विल बी I स्क्वायर R इंटू टी, या पावर इंटू टाइम। ठीक है, कब ये यूज करना है? When your I is constant, मतलब जो रजिस्टर से करंट फ्लो कर रहा है दैट करंट इज कांस्टेंट। ठीक, और हीट प्रोड्यूस्ड बाय द रजिस्टर H से डिनोट करें, दैट विल बी इंटीग्रेशन I स्क्वायर R dt इफ योर I इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब अगर आपका I जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। सपोज I इससे जो फ्लो कर रहा है दैट इज 2t। कितना है आपका? 2t। तो ऑब्वियसली टाइम के साथ वेरी कर रहा है करंट, तो हीट प्रोड्यूस आप डायरेक्टली I स्क्वायर R इंटू टी से नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा है? आधे लोग क्या करेंगे, हीट को लिख देंगे I स्क्वायर R इंटू टी, आई को डाल देंगे 2t, उसका स्क्वायर कर देंगे, टी की वैल्यू डाल देंगे और आंसर निकाल देंगे। नहीं, whenever the current is constant you have to use the formula H is equal to I square R into T। ठीक है, but if your current is varying with time, then heat produced in the resistor that is equal to integration I square R into dt, where I is a function of time, और I यहां पे क्या होगा? टाइम का एक फंक्शन होगा। ठीक है, अच्छे से नोट करो। ठीक है, तो लिखो इसको, पहले अच्छे से लिखो। लिखो, एज पावर कंज्यूम्ड बाय अ रजिस्टर, एज, ये डायग्राम उधर वाला डायग्राम बना लेना, एज पावर कंज्यूम्ड बाय अ रजिस्टर इज गिवन एज, दो अलग अलग पावर हमने पढ़ी है, ध्यान से सुनो। जो रजिस्टर कंज्यूम कर रहा है और दूसरा हमने पढ़ा जो बैटरी सप्लाई कर रही है। जो बैटरी सप्लाई कर रही है दैट इज E इंटू आई। सिंपल सा फंडा, E इज EMF ऑफ द बैटरी, I इज द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। ठीक, वो उल्टा हो जाएगा कि अगर बैटरी आपकी रिचार्ज हो रही है, सिंपल। ठीक, और फिर हमने पढ़ा कि अगर किसी रजिस्टर से आई करंट फ्लो करता है तो वो कितनी पावर कंज्यूम करता है आपका? तो वो पावर कंज्यूम करता है I स्क्वायर इंटू आर, या V स्क्वायर बाय R, या V इंटू आई, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी।
ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर डिफरेंट थिंग्स, ये आपको पता ही होगा। ठीक, फिर इसी में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि दिस पावर इज बेसिकली द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर पर यूनिट टाइम, पावर वही होता है हमारा, ठीक है। और एनर्जी कंज्यूम्ड मतलब हीट प्रोड्यूस्ड, और वही हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली पूछता है हमेशा। ठीक, तो ये लिख लिया डायग्राम बनाने के बाद, पावर कंज्यूम्ड बाय अ रजिस्टर इज गिवन एज P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, या इज इक्वल टू वी आई, सब सही है। ठीक, नेक्स्ट टाइम लिखो, सो हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर, सो यही तो होता है जूल हीटिंग इफेक्ट, जब भी आई करंट फ्लो करता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। सो हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर इज कैपिटल H इज इक्वल टू, H से डिनोट करता है, कैपिटल H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पावर इंटू टाइम, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक, ये डायरेक्टली आपको यूज करना है इफ आई इज कांस्टेंट, अगर आपका करंट कांस्टेंट, अभी न्यूमेरिकली आपको दिखा दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये लिखने के बाद लिख लेना ब्रैकेट में इफ आई इज कांस्टेंट। ठीक, चलो नेक्स्ट लाइन में लिखो, बट इफ आई इज वेरिएबल, इफ आई इज वेरिएबल, ठीक है, ब्रैकेट में से आई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टी, एफ ऑफ टी का मतलब पता है ना, सम फंक्शन ऑफ टी, टी पे डिपेंड कर रही है, 2t, टी स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देन H इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी। अब इतनी फिजिक्स तो पढ़ चुके हो, आपको पता होना चाहिए कि आई कांस्टेंट है, हां तब तो मैं डायरेक्ट ये यूज कर सकता हूं, बट इफ योर आई इज वेरिएबल तब मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि पावर बेसिकली क्या होता है, डीई बाय डी टी, यही होता है कि नहीं होता, आई स्क्वायर आर। dt को जब आप उधर लेके जाएंगे तो dE विल बी आई स्क्वायर आर इंटू dt, दोनों साइड क्या करो, इंटीग्रेशन। अगर आपका आई स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये दोनों चीजें बाहर आ जाएंगी ना, सो टोटल एनर्जी विल बी आई स्क्वायर आर इंटू टी, इसी को हम बोल रहे हैं हीट प्रोड्यूस्ड। बट इफ आई इज नॉट कांस्टेंट तो आपका क्या होगा, E विल बी इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर dt, वही तो हम कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, और इसी को E को हमने क्या बोला है, हीट, क्योंकि एनर्जी किसकी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, हीट की फॉर्म में। अगर समझ, तो H इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। कोई डाउट यहां तक? चलो ठीक, और अगर I की जगह आपको V एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय आर इंटू डी टी। तो फॉर्मूले के साथ खेलना आपको आना चाहिए, एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूले में कैसे चेंज करना है वो आपको आना चाहिए, कंसेप्ट क्या है वो समझो। ठीक है, पढ़ क्या रहे हैं वो समझो। दो ही चीजें पढ़े हम इस लेक्चर में अभी तक, पिछले आधे घंटे में, वो दो चीजें हैं कि बैटरी कितना पावर सप्लाई करती है और उसमें से रजिस्टर कितना कंज्यूम करता है। क्या पूरा का पूरा कंज्यूम करता है? नहीं, न्यूमेरिकली भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है वो पूरा कंज्यूम करे, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़े। चलो देखो, तो सीधे सीधे क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो ध्यान से, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एकदम सिंपल से स्टार्ट करेंगे। This is your 5 ohm resistance, a current 2 ampere is flowing. Question है, find the heat produced in it मतलब रजिस्टर, in 2 seconds। 2 seconds में बताओ कितनी हीट इसमें प्रोड्यूस होगी। कैसे करेंगे खुद सोच लेना। क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन, you are given a 5 ohm resistance and a current I is flowing through it, but this current is varying with time as let's say 2t। सिंपल लेते हैं, क्वेश्चन अभी भी वही है, find the heat produced in the register in 2 seconds। फर्स्ट 2 seconds में कितना हीट आपका प्रोड्यूस होगा। कर लोगे दोनों, फिर थोड़े धीरे धीरे मुश्किल करते जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो थियरी इतनी ही है थर्मल इफेक्ट की, बस एक दो चीजें और हैं। ठीक है, उसके अलावा थियरी बस इतनी ही है आपकी, बस इस पे क्वेश्चन अनगिनत क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, कैसे भी घुमा घुमा के वो क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक, ध्यान से इसको नोट करो और जल्दी करो, पॉज करके ट्राई करो कैसे आया कैसे नहीं आया। ठीक है, फिर उसके बाद और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे।
चल करें, पहला तो सीधा ही है, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। बच्चों वाला सवाल, आई इज, बिकॉज आई इज कॉन्स्टेंट सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई इज 2, 2 का स्क्वायर 4, आर इज 5, टाइम 2 सेकेंड्स, दैट इज 40 जूल। ठीक, सो 40 जूल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रेजिस्टेंस इन 2 सेकेंड्स। ठीक है, इसमें कितनी होगी, बिकॉज आई इज वेरिंग विद टाइम, देन हीट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। ठीक, आई का स्क्वायर हो जाएगा आपका 40 स्क्वायर, आर इज 5 इंटू डी टी, सो दिस विल बी 20 टी स्क्वायर। तो 20 बाहर लो, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3, लिमिट 0 to 2, दैट विल बी इक्वल टू 20 इंटू 8 बाय 3, सो 160 बाय 3, 55 पॉइंट जो भी आएगा, 55 नहीं, 1 3 9 3, 53.33 जूल। ठीक है, अरे कर लोगे, चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो, छोटी सी थियरी है, बिल्कुल लिटल सी थियरी। ठीक है, इस टॉपिक की सबसे अच्छी चीज है, इसमें थियरी बहुत ही कम है। ठीक है, फॉर्मूले 2-3 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बैटरी कितना पावर सप्लाई कर रही है, ठीक है, आपका रजिस्टर कितना कंज्यूम कर रहा है, बस इतनी थियरी है। और छोटी सी थियरी और है 2-3, और सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको उसी पे से आपको सीखने की कैसे इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट छोटा सा पार्ट आपका, और जिसपे एडवांस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, एडवांस और मेन में, दैट इज योर बल्ब प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम अभी नहीं करेंगे, प्रॉब्लम थोड़ी देर बाद करेंगे। बल्ब की रेटिंग, ध्यान से मैं कहानी सुना रहा हूं, वो कहानी अच्छे सुनना। बल्ब की रेटिंग, कभी भी आप मार्केट में अगर गए होगे, ठीक है, या आपने कोई इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस, अगर इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस आपने देखे होंगे, तो उसमें हर एप्लियंस के पीछे उसकी रीडिंग लिखी रहती है कि इनपुट वोल्टेज ये है ना, और भी पावर वगैरह सब लिखी होती है, अगर आपने ध्यान से देखा हो। या बल्ब होते हैं हमारे, तो बल्ब अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसमें लिखी होती है कि पावर इसकी कितनी है, जैसे आप बोलते हैं ना 100 वाट का बल्ब, 50 वाट का बल्ब, 20 वाट का बल्ब, ये सब बोलते हैं ना, तो वो उसकी क्या होती है, पावर होती है जो लिखी होती है, दैट इज कॉल्ड योर बल्ब रेटिंग। ठीक है, तो उस पर पावर और कितने वोल्टेज पे वो काम करती है वो सब लिखी होती है। ठीक है, तो ये सब करने से पहले एक छोटी सी बात हम लोग सीखते हैं, वैसे वो जरूरी नहीं है यहाँ पे, एक आगे चैप्टर आता है दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, उसमें डिटेल में आएगा, पर अभी के लिए बस सुनो कि जो हमारे घरों में सप्लाई आती है, ठीक है, हमारे जो घर में जो सप्लाई आती है वो एसी सप्लाई है हमारी। ठीक है, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, दो तरह के करंट होते हैं आपके, शायद 9-10 में पढ़े होगे। फर्स्ट वन इज योर डीसी विच इज डायरेक्ट करंट, एंड सेकंड वन इज योर एसी विच इज ऑल्टरनेटिंग करंट। दोनों में डिफरेंस क्या बताता हूं मैं। डीसी करंट इज अ करंट हुज डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद टाइम, जिसकी डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, वेरी कर सकती है उसका मैग्नीट्यूड 5 एम्पियर से 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, पर कभी भी उसकी डायरेक्शन टाइम के साथ वेरी नहीं करती है, दैट इज कॉल्ड योर डीसी करंट। ठीक है, वैसे डिटेल में एसी चैप्टर में आएगा, अभी के लिए मैं बता देता हूं। ये आपका डीसी करंट है, मतलब करंट का टाइम के साथ ग्राफ, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डीसी करंट को। देखो ना, टाइम के साथ करंट वेरी नहीं कर रहा। अच्छा, इसमें तो दोनों चीजें वेरी नहीं कर रही, ना तो डायरेक्शन ना मैग्नीट्यूड, पर क्या ये डीसी है, बिल्कुल। आधों को लगता है ये एसी है, नहीं ये डीसी है। इसमें क्या मैग्नीट्यूड तो आपका वेरी कर रहा है पर डायरेक्शन वेरी नहीं करे, करंट हमेशा आपका पॉजिटिव में है। ये क्या है आपका, ये होता है आपका एसी, वैसे डिटेल में आएगा एसी चैप्टर में। ठीक है, अभी के लिए मैं थोड़ा सा बताता हूं बस। ठीक है, तो एसी करंट इज बेसिकली दैट करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन विद टाइम, टाइम के साथ वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ऐसा। एंड डीसी इज द करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन विद टाइम। ठीक है, टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, मैग्नीट्यूड कर सकता है नो डाउट, पर डायरेक्शन चेंज नहीं करता। ठीक, तो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है दैट इज योर एसी। ठीक है, वो एसी सप्लाई आती है, और कितनी होती है वो, शायद ये पता होगा, 220 वोल्ट। इंडिया में जो सप्लाई आती है एसी वो 220 वोल्ट होती है। ठीक है, और यूएस में जो आती है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी होती है 110 वोल्ट। समझ में आ रहा है, तो ध्यान से देखना आपके घरों में, या आज अभी तक नहीं देखा तो आज के लेक्चर के बाद देखना। ठीक है, बल्ब के पीछे या आपके जो चार्जर रहते हैं उसके पीछे लिखा होता है इनपुट वोल्टेज ये। ठीक है,
समझ में आ रहा है? तो इनपुट वोल्टेज जनरली रहती है आपकी 110 से 240 वोल्ट, किसी किसी में 200 से 240, अगर वो स्पेशली इंडिया में यूज करने के पर्पज से बना है। ठीक है, अगर कोई भी अप्लायंस स्पेशली इंडिया में यूज करने के पर्पज से बना है तो उसकी जनरली रहती है 200 से 240 वोल्ट, मतलब इतना आप इनपुट इसको दे सकते हैं। समझ में आ गया? तो हमारे घरों में कितनी आती है? 220 वोल्ट, तो उस पर तो आराम से काम करेगा वो। ठीक है, और कोई ऐसे अप्लायंस अगर हैं जो यूएस में भी यूज कर सकते हैं, इंडिया में भी यूज कर सकते हैं, तो उस पर ध्यान से देखना, उस पर इनपुट लिखी होगी 110 से 220 या 230 240, ताकि वो यूएस में भी काम कर सके और इंडिया में भी काम कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जो स्पेशली यूएस में काम करने के लिए डिजाइन हुआ है, 110 वोल्ट पे काम करने के लिए डिजाइन हुआ है कोई एप्लियंस, कुछ भी हो सकता है, बल्ब या और भी कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, अगर उसको आप डायरेक्टली इंडिया में ला के लगाते हो सर्किट में तो वो खराब हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो सप्लाई आ रही है दैट इज और 220 वोल्ट, और आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हो, कौन सा वो लगा रहे हो, इलेक्ट्रिक एप्लियंस जो डिजाइन हुआ है 110 वोल्ट पे काम करने के लिए, तो 220 कैसे झेल सकता है वो। हमेशा याद रखना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसके, छोटे छोटे कंसेप्ट पे, तो हमेशा याद रखना एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस केवल तभी काम कर सकता है जब एक इलेक्ट्रिक एप्लियंस केवल तभी काम कर सकता है जब उसकी जो इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, मतलब जिस पे वो काम कर सकता है, वो इनपुट वोल्टेज जो है वो आप उसके अक्रॉस अप्लाई करो। उससे ज्यादा अगर आपने अप्लाई कर दिया जितने के लिए वो डिजाइन है तो वो खराब आपका हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे घरों में आप ध्यान से देखना, आज के लेक्चर सुनने के बाद चार्जर हो या कुछ भी हो आपका, तो उसके पीछे ध्यान, लैपटॉप चार्जर, मोबाइल चार्जर, ठीक है, उस पर ध्यान से देखना, पीछे लिखा होता है इनपुट वोल्टेज, तो देखना वो 240 वोल्ट तक रहती है, 220 230 तक रहती है, ताकि वो इंडिया में आसानी से यूज कर सके। और अगर यूएस में भी अगर वो यूज करना है तो उसको रेटिंग देख के वो पता चल सकता है। पर ऐसा नहीं होगा कि कोई अगर यूएस में यूज करने के पर्पज से ही बना है 110 वोल्ट पे, उसको आप इंडिया में लाके यूज कर दो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर आप डेजिग्नेटेड वोल्टेज से ज्यादा उसके अक्रॉस अप्लाई कर दोगे तो ऑब्वियसली वो आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी बल्ब की जो रेटिंग होती है, जब भी आप मार्केट में जाके बल्ब लेके आते हैं, क्योंकि बल्ब के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं नीट में, मेंस में, एडवांस में, तो एक बल्ब की रेटिंग जो होती है, आप देखना अपने घरों में जो बल्ब है उस पे एक तो पावर लिखी रहती है, ठीक है, और दूसरा वोल्टेज लिखी रहती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो ड्राइंग पे नहीं जाना, कुछ ऐसा रहता है आपका बल्ब, ठीक है, ये फिलामेंट रहता है आपका, उससे हमें कोई मतलब नहीं है उसके स्ट्रक्चर से। ठीक है, इस फिलामेंट का कुछ रेजिस्टेंस रहता है आपका, बेसिकली एक रेजिस्टेंस ही है आपका, रजिस्टर है। ठीक है, तो इस बल्ब की कुछ पावर रहती है जो पहले से दी होती है, सपोज 100 वैट दी है, देखना अपने घरों पे, और इसका कुछ वोल्टेज रहता है, सपोज 220 वोल्ट दिया। ठीक, अब ध्यान से सुनना, क्या होता है कि इस गिवन रेटिंग से हम इस बल्ब की रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। और इसका जो रेटिंग है, इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा कि पावर 100 वैट और वोल्टेज 220 वोल्ट, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप इस बल्ब के अक्रॉस 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, ठीक, तो वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा? वो 100 वैट पावर कंज्यूम करेगा। उससे कम यूज करते हो, उससे कम अप्लाई करते हो पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज 220 की जगह आपने 200 वोल्ट या 150 वोल्ट अप्लाई किया, तो और कम पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, मतलब कम ग्लो करेगा, आपका ब्राइटनेस कम होगी, उसकी ब्राइटनेस ज्यादा कब होगी? जब वो ज्यादा पावर आपकी कंज्यूम करेगा। ठीक है, जितनी ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा उतनी ज्यादा ब्राइटनेस आपकी होगी। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 220 लिखा है उसके ऊपर तो आप 220 वोल्टेज ही अप्लाई करोगे, नहीं, यू कैन अप्लाई 200 वोल्टेज एज वेल एज 150 एज वेल एज 120, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, पर उसमें होगा क्या, उसमें प्रॉब्लम क्या होगी? जो पावर वो कंज्यूम करेगा वो आपकी कम होती जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर आप V लगातार कम करते जाएंगे तो जो आपकी पावर है, ठीक है, जो वो कंज्यूम करेगा वो लगातार कम होती जाएगी और अल्टीमेटली उसकी ब्राइटनेस जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, पर उसके ऊपर जो रेटिंग लिखी होती है, आज देखना लेक्चर के बाद,
तो उसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि अगर हम इस बल्ब के अक्रॉस 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये कितना पावर कंज्यूम करेगा? 100 वैट पावर कंज्यूम करेगा आपका। समझ में आ रहा है? पर इसका मतलब ये नहीं है कि 220 ही लगाना है इसके अक्रॉस, आप 200 भी लगा सकते हैं, 180 भी लगा सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन से सर्किट में आपने इसको यूज किया। ठीक है, वो आप धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे, सब कुछ क्लियर होता जाएगा। थियरी तो ज्यादा है ही नहीं इस पार्ट में, इस टॉपिक में। ठीक है, अच्छा, अब क्या 220 से ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं इसके अक्रॉस? नहीं, 220 से ज्यादा आप नहीं कर सकते। ठीक है, उससे ज्यादा अगर आपने किया तो ये बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, उसके भी क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक सर्किट बना देगा, उसमें 6-7 बल्ब दे देगा और बैटरी दे देगा। ठीक है, और उसकी हेल्प से आप सर्किट तो अब सोल्व करना आ ही गया आपको, तो उसकी हेल्प से आप क्या निकाल लोगे? बल्ब, हर एक बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो अगर डेजिग्नेटेड से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किसी बल्ब के अक्रॉस आ गया, समझ रहे हो, तो वो बल्ब आपका क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। समझ रहे हो? वो धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन बल्ब में कैसा आता है? कौन सबसे ज्यादा ग्लो करेगा? तो सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा? वो डिपेंड करेगा आपने सीरीज में लगाया कि पैरेलल में, फिर उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फॉर्मूले वही गिने चुने 2-3 है, I²R V²R वो सब। तो जो सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, सबसे ज्यादा ग्लो वही करेगा। ठीक, आधे लोग क्या करते हैं, सिर्फ बल्ब की रेटिंग देखते हैं, उसी में पावर 100 वैट लिखी है, 50 लिखी है, 25 लिखी है, बस उसी से डिसाइड कर देंगे कि 100 वैट वाला सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा सर्किट में लगने के बाद। ठीक है, कैसे करेंगे वो धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, तो एक बल्ब की रेटिंग क्या होती है वो समझ में आ गया सबको? तो एक बल्ब में जो रेटिंग रहती है उसमें आपकी पावर लिखी होती है, वोल्टेज लिखी होती है। उसका मतलब ये होता है कि अगर 220 वोल्ट, सपोज ये एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है, ठीक है, वो तो क्वेश्चन बनाने वाले का मन, वो कुछ भी दे सकता है। तो एग्जांपल के लिए सपोज ये एक ऐसा बल्ब है जिसकी पावर 100 वैट है, वोल्टेज 220 वोल्ट है। तो इसका मतलब होता है कि अगर इसके अक्रॉस 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो कितनी पावर ये कंज्यूम करेगा? 100 वैट पावर कंज्यूम करेगा। समझ में आ गया? तो क्या गिवन रेटिंग से आप उसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इस बल्ब का? बिल्कुल सिंपल, एज पावर इज इक्वल टू V²/R। तो R कितना हो जाएगा? V²/P। हर न्यूमेरिकल में आपको ऐसे ही प्रोसीड करना है। बल्ब के सारे न्यूमेरिकल्स में आपको पहला स्टेप यही करना है। गिवन रेटिंग से आपको उसकी रेजिस्टेंस निकालनी है। कितनी हो जाएगी? V² इज 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। अब जो भी आएगा वो सॉल्व होके। ठीक, अब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 220 नहीं दे पाते, आपने दिया 180, मतलब आपने सर्किट में इसको ऐसा लगाया ताकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 180 आ गया। ठीक, तो क्या पावर ये 100 कंज्यूम करेगा? नहीं, 100 से कम। कितनी कंज्यूम करेगा? तो न्यू पावर विल बी V' का स्क्वायर बाय R। V' इज न्यू पोटेंशियल डिफरेंस विच इज 180, और R वो तो यही रहेगा जो आपका गिवन रेटिंग से आपने निकाला था। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है? रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट निकालना है गिवन रेटिंग की हेल्प से, बल्ब की रेटिंग की हेल्प से। वो रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगी, चाहे आप पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते रहो बल्ब के अक्रॉस, उससे उसकी रेजिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अभी 1-2 क्वेश्चन करके खत्म करते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो पढ़ा उसको 2 मिनट में समराइज करते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है, ध्यान से सुनो। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि जूल हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। तो वो क्या होता है कि जब भी किसी आर रेजिस्टेंस से आई करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है आपकी। ठीक है, दैट इज योर जूल हीटिंग इफेक्ट। कितनी होती है वो हमने थोड़ी देर बाद देखा था। ठीक, उसको अभी भूल जाओ। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास ई वोल्ट की कोई बैटरी है, उससे आई करंट फ्लो कर रहा है, तो वो कितनी पावर सप्लाई कर रही है? दैट इज ई इंटू आई, वेयर ई इज ईएमएफ एंड आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अभी न्यूमेरिकल में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगर पावर EI बैटरी सप्लाई कर रही है तो क्या एक्सटर्नल रजिस्टर भी उतना ही कंज्यूम कर रहा है? तो ये कोई जरूरी नहीं है। अगर आपकी बैटरी आइडियल है तब एकदम 100% होगा कि जितनी आपने क्या किया, जितना आपने बैटरी ने पावर सप्लाई किया उतना ही किसने कंज्यूम किया? रजिस्टर ने कंज्यूम किया। वो मैंने दिखाया भी था आपको 2 अलग अलग केस लेके। ठीक है, पर जनरल आपका फॉर्मूला क्या होता है कि किसी रजिस्टर के अक्रॉस अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है तो कितना पावर कंज्यूम करेगा? दैट विल बी V²/R। या I करंट फ्लो कर रहा है तो कितना पावर कंज्यूम करेगा? I² इंटू R। ठीक है, या V इंटू I। ये 3 फॉर्मूले है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन तीनों में से कोई भी आपका यूज हो सकता है। वो प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा कि अब ये यूज करना है, अब ये यूज करना है। ठीक, समझ में आ गया? हाँ, तो अगर बैटरी का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है तो पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दैट विल बी लेस देन द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। तो बची हुई पावर
कौन खा गया बची हुई पावर? ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आपकी लॉस हो गई। समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली इक्वल तभी होंगे जब बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, पर इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बैटरी का इंटरनल भी आपको दिया रहता है, धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो यहां तक एकदम सिंपल पड़ा। अब पावर कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर तो हमको पता चल गया, क्या उससे हम हीट भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल, बिकॉज पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, और ये एनर्जी आपकी किसकी फॉर्म में आती है? हीट की फॉर्म में। यही तो जूल हीटिंग इफेक्ट बोलता है आपका। तो हीट कितना आएगा आपका? दैट विल बी आई स्क्वायर आर इंटू टी, पावर इंटू टाइम। ठीक है, और हीट में भी दो तरह के फॉर्मूले, अगर आपका करंट कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, देन द हीट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। पर अगर आपका करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, देन द हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर विल बी इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, वेर आई इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, क्योंकि करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा आपका, या अगर v वेरी कर रहा है आई की जगह, आई आपको पता नहीं है, v पता है, तो आई स्क्वायर आर की जगह वी स्क्वायर बाय आर इंटू डी टी कर दो, तब भी आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारे घरों में सप्लाई आती है वो एसी होती है। एसी क्या होता है बस पता कर लो, डिटेल में हम पढ़ेंगे एसी चैप्टर में। ठीक है, तो एसी इज दैट करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन विद टाइम। ठीक है, और कितनी होती है? 220 वोल्ट। यूएस में जो होती है वो 110 वोल्ट होती है। ठीक है, तो जब भी आप इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस देखोगे तो उसके पीछे उसकी इनपुट वोल्टेज आती है, मतलब ये इस वोल्टेज पे काम करने के लिए बना है। इससे ज्यादा अगर अप्लाई कर दोगे तो वो खराब हो जाएगा आपका। जैसे अगर कोई स्पेशली यूएस में काम करने के लिए डिजाइन हुआ है तो उसको अगर इंडिया में लाके यूज करोगे तो वो आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इंडिया वाला यूएस में जाके यूज करोगे तब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उसको कर सकते, पर हाँ वो ब्राइटनेस नहीं रहेगी जो आप चाहते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि V अगर आप कम कर दोगे ऑब्वियसली पावर कंज्यूम कम हो जाएगी, पावर कंज्यूम कम तो ब्राइटनेस आपकी, बल्ब वगैरह अगर हैं तो ब्राइटनेस आपकी कम होगी। ठीक है, तो इसके बाद हमने पढ़ा किसी बल्ब की रेटिंग क्या होती है। जब भी आप मार्केट से बल्ब लेने जाते हो उस पर उसकी कुछ रेटिंग लिखी रहती है, पावर और वोल्टेज। मतलब इसका होता है कि अगर इतना पोटेंशियल डिफरेंस आप इस बल्ब के अक्रॉस लगाओगे, अप्लाई करोगे, तो ये इतनी पावर कंज्यूम करेगा। तो अगर इससे कम अप्लाई करोगे तो क्या ये नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, पर उतनी पावर कंज्यूम नहीं करेगा, उतना ज्यादा ब्राइटनेस उसकी नहीं आएगी, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ठीक है, तो गिवन रेटिंग से बल्ब की रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है वो ध्यान से समझो। बिकॉज पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, अभी अभी हमने पढ़ा, तो आर कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय पी। दिस आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, वो चेंज नहीं होगा। जो आपने पहले स्टेप में निकाला वो हमेशा ही आपको यूज करते रहना है। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएगा। करें न्यूमेरिकल? चलो देखो, यहां तक नोट कर लो अच्छे से। चलो एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं, बाकी कल करेंगे। कुछ टॉपिक थोड़ा सा बच गया इसका, वो कल 15-20 मिनट में हो जाएगा। फिर स्टार्ट करेंगे हम गैल्वेनोमीटर और वो सब। ठीक है, चलो थियरी बिल्कुल छोटी सी है, नन्ही सी थियरी है। ई आई वी स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर आर टी, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी, बल्ब की रेटिंग क्या होती है वो सब। ठीक है, उसी पे आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। वो कैसे करने हैं वो आप प्रैक्टिस करो तो सब हो जाएगा। ठीक है, तो सामने मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, 2-3, उसको सॉल्व करेंगे और फिर खत्म करेंगे आज का लेक्चर। चल, तो ये क्वेश्चंस है, इनको नोट करो और ट्राई करो खुद से। थर्ड क्वेश्चन होमवर्क है घर के लिए, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन नीट 17 में आ चुका है, मतलब ऐसा नहीं था, थोड़ा सा अलग था, और मेंस में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है मैं बता देता हूं। पहला क्वेश्चन है, दो बल्ब आपको दिए हुए हैं, दोनों बल्ब की रेटिंग आपको दी हुई है, 200 वोल्ट 100 वैट, 200 वोल्ट 200 वैट। तो क्वेश्चन है पावर कंज्यूम्ड बाय ईच बल्ब। अब बातों को देख के क्या लगता है सर पावर तो पहले से ही दी हुई है ना, तो क्यों निकालना? तो इसका आंसर 200 वैट हो जाएगा B1 और B2 का 200 वैट हो जाएगा। नहीं, ये आपकी रेटिंग दी हुई है, मतलब अगर इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता तब ये पावर कंज्यूम करता, और B2 का क्रॉस अगर इतना होता तब ये कंज्यूम करता, पर इतना है नहीं ना। टोटली आपने 100 वोल्ट लगाया है, उसमें से कुछ तो इधर आएगा कुछ इधर आएगा, डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस, बिकॉज दे आर इन सीरीज, तो करंट विल बी सेम। सो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, वो किसका ज्यादा वो बात की बात है। पर ये मतलब तो है ना कि 100 टोटली अप्लाई किया तो इसके अक्रॉस 220 कैसे हो सकता है? सिंपल सिंपल सर्किट सोल्व करने आते हैं ना, एक्सपर्ट हो गए होगे अब तो, है ना। और कोई खराब भी नहीं हो सकता, क्योंकि किसके लिए डिजाइन किया गया? 200 पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको भी 200 के लिए, पर आप तो टोटली 100 कर रहे हो, तो खराब तो होने का कोई चांस ही नहीं है। कल ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कोई ना कोई बल्ब खराब होगा, तो क्वेश्चन आते हैं इसके, कौन सा बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा, कौन सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, ये सब टाइप के क्वेश्चन हम कल करेंगे। मतलब बल्ब प्रॉब्लम आपके बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बल्ब, BULB, बल्ब जो घर में होते हैं।
सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको एक सर्किट दिया है 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 ओम, 5 ओम, 5 ओम। तो क्वेश्चन है पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट बैटरी एंड थर्मल पावर डिसिपेटेड, मतलब हीट डिसिपेटेड इन 10 ओम रजिस्टर। अब उसके लिए क्या है, इससे करंट निकाल दो, इसका ई पता है, इससे भी करंट निकाल दो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे वो सब। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर दिया गया है, उससे जो करंट पास कर रहा है दैट वेरीज विद टाइम। ठीक है, तो मैक्सिमम से होता हुआ लीनियरली डिक्रीज होकर जीरो हो रहा है। क्वेश्चन में गिवन है लीनियरली, वो स्टेटमेंट मैंने पूरी नहीं लिखी है, ग्राफ में ही मैं बता रहा हूं, अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना। द करंट पासिंग थ्रू अ रेजिस्टेंस कैपिटल आर वेरीज लीनियरली विद टाइम, ठीक है, एंड इट बिकम्स जीरो एट टाइम कैपिटल टी। लीनियरली वेरी कर रहा है और कैपिटल टी पे आपका जीरो हो जाए, लीनियरली मतलब डिक्रीज कर रहा है आपका। ठीक, और टोटल जो इतने कैपिटल टी टाइम में रजिस्टर से जो चार्ज गया वो क्यों गया, ये भी क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन है फाइंड द टोटल हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस। सबको पता आई वेरी कर रहा है, तो हीट विल बी इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। वो कैसे करोगे वो आपके ऊपर है। ये होमवर्क है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट सबके लिए, मेंस एडवांस नीट, तो अच्छे से इसको ट्राई करना। तो टोटल हीट इतने टाइम में कितनी प्रोड्यूस हुई, कितने टाइम में, कैपिटल टी टाइम में। तो आंसर किसकी टर्म में आना चाहिए, कैपिटल आर स्मॉल क्यू कैपिटल टी, और किसी की टर्म में आंसर नहीं आना चाहिए आपका। ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां हो जाएगी, जीरो से कैपिटल टी, क्योंकि उतने टाइम में ही पूछा है। कर लोगे, बच्चों वाली चीजें हैं, इसलिए मैं इस पे ज्यादा वो नहीं, 9th 10th में भी ये सब पढ़े होगे, मुझे अच्छे से पता, वी स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर आर, ये सब पढ़े होगे। करें, चलो सबसे पहले करते हैं, ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा। ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, तो अपना मैच करना आंसर। रेजिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले, तो पहले की रेजिस्टेंस, पहले बल्ब की फिलामेंट की रेजिस्टेंस, दैट विल बी पावर क्या होती है, वी स्क्वायर बाय आर, है ना। तो आर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय पी, निकालो फटाफट, 200 का स्क्वायर बाय 100, दैट इज 400 ओम। दूसरे की पावर बोलो, दैट विल बी 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200, तो ये हो जाएगा 200 ओम। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, बल्ब 1 का ज्यादा। तो सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि करंट सेम होता है सीरीज में, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा। तो इसके अक्रॉस 50 से ज्यादा आएगा, इसके अक्रॉस 50 से कम, और दोनों का सम 100 होना चाहिए। तो खराब तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिजाइन ही 200-200 के लिए हुए हैं, तो खराब तो नहीं होगा, बिल्कुल सही चलेंगे। तो वही उसने पूछा कि पावर कौन ज्यादा कंज्यूम करेगा। ठीक, अब खत्म सवाल। इसकी रेजिस्टेंस कितनी आई, 400, इसकी कितनी आई, 200, तो टोटल कितना करंट सप्लाई होगा, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय आर इक्वलेंट, दैट इज 600, तो 1/6 एम्पियर आता है ना, सब बच्चों वाली चीजें। तो 1/6 एम्पियर सप्लाई हुआ, तो इसमें से भी 1/6, इसमें से भी 1/6। ठीक, तो पावर कंज्यूम्ड बाय बल्ब नंबर 1 दैट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। अब पता चला आई स्क्वायर आर की यूज करना। अब आधे बोलेंगे सर वी स्क्वायर बाय आर से आएगा, बिल्कुल आएगा, पर उसमें आपका एक स्टेप और बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा और इसके अक्रॉस। ठीक है, जिसको उससे करना उससे कर लेना, मैच करना, आंसर सेम आएंगे, आंसर थोड़ी अलग आ जाएगा। I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू बल्ब B1 विच इज 1/6 एंड उसका स्क्वायर 1/36। R इज रेजिस्टेंस उसकी, दैट इज 400, तो दिस विल बी 100/9 वैट। ठीक, so P2 पावर कंज्यूम्ड बाय सेकंड बल्ब दैट विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, R2 बोल लो, इसको R1 बोल लो। I वही फ्लो करेगा जो 1 में से किया, 1/36 इंटू R 200, दिस कम्स आउट टू बी 50/9, 5.55, और ये आएगा 11.11। आया समझ। तो 200 वोल्ट अगर इसके अक्रॉस होता तब कितना पावर कंज्यूम करता, 100, पर बेचारे के अक्रॉस बहुत कम लगाया आपने, इसलिए पावर कंज्यूम कर रहा है 11 पॉइंट समथिंग, और इससे तो ज्यादा ही पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस, तो पावर ज्यादा ही कंज्यूम करेगा। तो ये सब समझ सकते हो आप, बच्चों वाली चीजें हैं सब। ठीक, थर्ड अभी डिस्कस नहीं करेंगे, थर्ड घर के लिए आपका। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, ये आ गया सबका, अच्छे से नोट कर लो, तो आंसर आएगा 11.11, दिस इज द पावर कंज्यूम्ड बाय फर्स्ट बल्ब, एंड 5.55 दिस विल बी द पावर कंज्यूम्ड बाय सेकंड बल्ब। ठीक, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट बैटरी और थर्मल पावर डिसिपेटेड इन 10 ओम रेजिस्टेंस। तो आज पूरा चैप्टर ही उसी पे गया है, अभी भी नहीं आएगा तो कब आएगा। तो सिंपल सा फंडा है, जब भी आपको बैटरी ने कितनी पावर सप्लाई की है वो निकालना है, तो बस बैटरी से कितना करंट गया वो आप निकाल दो। अगर करंट उसके पॉजिटिव में एंटर किया, मतलब वो चार्ज हुई बैटरी, तो बैटरी पावर कंज्यूम करेगी वही E इंटू आई। ठीक है, पर जनरली वो बहुत कम होता है, बहुत कम चांसेस होता है बैटरी चार्ज होती है, जनरली बैटरी डिस्चार्ज होती है, पर बड़े सर्किट में कुछ भी हो सकता है, कोई बैटरी चार्ज कोई बैटरी डिस्चार्ज, वो तो आपको पता ही है। तो जो चार्ज होगी उसका भी पावर E इंटू आई आएगा, बट दैट विल बी द पावर एब्जॉर्ब्ड।
ठीक है, और जो डिस्चार्ज होगी उसका पावर भी ई इंटू आएगा, बट दैट विल बी द पावर सप्लाइड। तो इसने पहले से ही लिख दिया कि पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट बैटरी, तो मतलब करंट कुछ ऐसा जा रहा होगा, पॉजिटिव से निकल रहा होगा, वो चेक भी हो जाएगा हमारा। ठीक, और थर्मल पावर डिसिपेटेड इन 10 ओम रेजिस्टेंस, इससे कितनी पावर डिसिपेट हुई, दैट विल बी आई स्क्वायर इंटू आर, या अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ले देके मुझे इससे करंट निकालना है, कर लोगे सॉल्व? कैसे करें कैसे करें कैसे करें, बहुत मेथड है, केसीएल से या केवीएल से, कैसे भी, मैं केवीएल से कर रहा हूं। तो मैंने ये करंट भेजा आई इससे, ठीक, ये भी आई जाएगा, किसी एक बैटरी से करंट भेजना होता पता है ना, आई में से यहां डिवाइड होगा तो ये मान लो I1 गया और ये चला जाएगा I माइनस I1, ठीक, या ये I1 मान लो तो ये हो जाएगा I माइनस I1, ये दोनों यहां मिले और इसमें से कितना गया I। ठीक, केवीएल लगाओ फटाफट, इसमें ऐसे, टाइम नहीं है उतना, जल्दी करो। तो ये हो जाएगा -5i सेम डायरेक्शन, राइज +10 सेम डायरेक्शन -10i, राइज +20, दैट शुड बी इक्वल टू 0, तो 30 इज इक्वल टू 15i, i कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर। अब दूसरे में लगाओ, सेम डायरेक्शन -5i1 ड्रॉप -10 इज इक्वल टू 0, सही है ना? हाँ, तो कितना आ गया, I1 इज इक्वल टू -2 एम्पियर, मतलब गलत माना है मैंने, तो I माइनस I1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस -2, तो ये करंट आपका आ जाएगा 4 एम्पियर, आता ना करना, और I कितना आया आपका 2, तो ये करंट आपका आ जाएगा 2 एम्पियर, ये भी 2 एम्पियर और ये भी 2 एम्पियर, और ये कितना आएगा उल्टा, I1 नेगेटिव आया ना, तो उल्टा फ्लो करेगा और 2 करेगा, 2 इधर से आया 2 इधर से, मिलके 4 उधर जाएगा। अब आंसर आ जाएगा। पहला है आपका पावर सप्लाइड बाय 10 वोल्ट बैटरी, तो पावर सप्लाइड विल बी E इंटू आई, और सप्लाई होगा दिख रहा है सबको, और कितना होगा 10 इंटू 4, दैट विल बी 40 वैट। सेकेंड आपसे पूछा है हीट डिसिपेटेड इन 10 ओम, दैट विल बी आई स्क्वायर इंटू आर, ओ पावर पूछी है ना, सॉरी, तो थर्मल पावर विल बी आई स्क्वायर आर, हीट होता तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, तो कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर, दैट इज 4 इंटू 10, तो ये भी हो गया 40 वैट। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पर आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आज हमने पढ़ा, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे आधा घंटा, बल्ब प्रॉब्लम्स और अच्छे अच्छे करेंगे, और एक दो चीजें थियरी और पढ़ेंगे, और फिर कल ही स्टार्ट करेंगे हम लोग गैल्वेनोमीटर, और वो अब ज्यादा दिन का नहीं बचा, मैक्सिमम 3 दिन, नहीं तो 2 दिन में भी हो जाएगा। ठीक, तो आज का लेक्चर अच्छे से पढ़ो, थियरी अच्छे से समझो, थियरी ज्यादा है नहीं, कब क्या हुआ वो समझो, और न्यूमेरिकल्स आपको शीट मिलेगी उसमें सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।